गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कमेंट में बताएं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर इज अ साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स at right angle to each other as well as at right angles to the direction of propagation of waves। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर साइनसोडियल वेरिएशन मतलब जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है, आप फिगर में देख सकते हैं साइन वेव जो होती है, तो वो वेरिएशंस होती हैं यहाँ पे किस किस की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इस वेव का जो मोशन होता है वो इन दोनों वेक्टर के भी राइट एंगल होता है। मान लो एक अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, एक जेड एक्सिस के अलोंग, तो इनका मोशन जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए आगे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स both the field vector E vector and B vector vary with time and space and have the same frequency and same phase। तो E वेक्टर और B वेक्टर, E वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइम के साथ साथ वेरी करते हैं स्पेस के अंदर, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और फेज भी सेम होता है। इन फिगर 10b.1 the electric field vector E vector and magnetic field vector B vector are vibrating along y and z direction and propagation of the electromagnetic wave is shown in x direction। तो इस फिगर के अंदर 10b.1 के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो y के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B वेक्टर वो z एक्सिस के अलोंग है, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। और ये दोनों जो है मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स इन नेचर। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च किए थे। वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उनका जो मोशन होता है वो इनके जो वाइब्रेशन है, क्रस्ट और ट्रफ हैं, उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एंड दे कैन पास थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लाइट की स्पीड से वैक्यूम में से पास करती हैं। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज गिवन बाय। तो किसी मीडियम में इनकी स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में तो देखो गैसेस नहीं होती, वो एम्प्टी स्पेस होता है, लेकिन मीडियम में गैसेस होती हैं, जैसा कि हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस रहती हैं। तो वहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है v इज इक्वल टू 1/√μ0 μr ε0 ε r, ये होती है। यहाँ पे वेयर μ0 μr इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो μ0 और μr क्या है, μ0 तो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, मतलब कि कितना उसमें से वेव गुजर सकती है, कितनी ईजीनेस के साथ, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी मीडियम की होती है, वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट भाई उसका कितना मुश्किल है। मीडियम में क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है इनकी जो है स्पीड। μ0 μr ये भी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस एंड relative permittivity of a medium। The velocity of electromagnetic waves of different frequencies in vacuum is same। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की भी होती हैं, उनकी वेलोसिटी
वैक्यूम के अंदर सेम होती है, बट इन एनी अदर मीडियम, लेकिन वैक्यूम के अलावा कुछ और मीडियम हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर है हमारा, यहाँ पे गैसेस हैं, इट इज़ डिफरेंट। तो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग इनकी वेलोसिटी हो जाती है। इट इज़ मोर फॉर रेड लाइट एंड लेस फॉर वायलेट लाइट। तो रेड लाइट की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हो, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। और वायलेट लाइट की कम होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं। इन रेडियो वेव कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लेसेस, अगर दो जगह हैं उनके बीच में रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड आउट बाय द ट्रांसमीटर एंटीना एट वन प्लेस। तो जहाँ से सिग्नल भेजना है वहाँ पे ट्रांसमीटर एंटीना होता है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट किया जाता है, भेजा जाता है, विच ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, जो स्पेस के थ्रू ट्रैवल करता है, एंड रीच द रिसीविंग एंटीना, और रिसीविंग एंड पे भी एक एंटीना होता है, वहाँ तक ये सिग्नल पहुँचता है। एट द अदर प्लेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंटीना। तो जहाँ से ये प्रोड्यूस हुई हैं ट्रांसमीटर एंटीना से, वहाँ से हम जितनी दूर जाएंगे उतनी ही इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। There are certain factors which influence the propagation of electromagnetic wave and the path they follow. कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं किस पे, प्रोपेगेशन ऑफ वेव पे, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे चलेगी मीडियम के अंदर, उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। आवर अर्थ एटमोसफियर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस वेव कम्युनिकेशन। द टर्म स्पेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस। तो स्पेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो है इंफॉर्मेशन को स्पेस के थ्रू सेंड करना, रिसीव करना या प्रोसेस करना। द वेरियस मोड्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है, कंसीडर टू पर्सन्स ए एंड बी इन ए क्लोज्ड रूम। मान लो दो व्यक्ति किसी बंद कमरे में बैठे। ए पर्सन ए हैज़ ए बॉल, एक पर्सन ए के पास बॉल है, विच ही वांट टू पास ऑन टू पर्सन बी, जो पर्सन बी को ये भेजना चाहता है। हेयर पर्सन ए एक्ट्स ट्रांसमीटर एंड पर्सन बी एक्ट एज रिसीवर एंड द बॉल एक्ट एज ए मैसेज और इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड। और ये जो बॉल है ये मैसेज सिग्नल की तरह या इंफॉर्मेशन की तरह एक्ट करती है जिसे ट्रांसमिट करना है। द बॉल कैन बी सेंट बाय पर्सन ए टू पर्सन बी इन थ्री वेज। तो इस बॉल को पर्सन ए से पर्सन बी तक तीन वेज से या तीन तरीकों से भेजा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट मेथड है बाय रोलिंग द बॉल अलोंग द ग्राउंड, कि इस बॉल को ज़मीन पे रोल कर दिया जाए, लुढ़का दिया जाए, तो उससे ए से बी तक ये मैसेज जा सकता है। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को कहते हैं ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपेगेशन। अगर वेव को ऐसे ग्राउंड के ऊपर जो है मूव कराया जाए तो उस तरह के ट्रांसमिशन को बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपेगेशन। नंबर टू है बाय थ्रोइंग द बॉल डायरेक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन और थ्रू इंटरवीनिंग ट्रोपोस्फेरिक मीडियम, कि अगर बॉल को डायरेक्ट ए जो है वो रिसीवर बी को जो है फेंक दे, थ्रो कर दे, तो इस तरह से जो बीच का मीडियम है उसके थ्रू बॉल को ट्रांसमिट कर दिया, या कह लें मैसेज सिग्नल को ट्रोपोस्फियर के माध्यम से भेज दिया गया है, जो एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होता है ट्रोपोस्फियर। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को कहते हैं स्पेस वेव और ट्रोपोस्फियरिक वेव प्रोपेगेशन। आगे है थर्ड पार्ट, बाय थ्रोइंग द बॉल टुवार्ड्स द रूफ, कि बॉल को
छत पे टकराया जाए अंदर से, जैसे रूम के अंदर बैठे हैं तो कमरे की अंदर से छत पे अगर उसे टकराएं और वो वहाँ से टकरा के वापस बी की तरफ जाए, वहाँ से बी रिसीव कर ले उस बॉल को, तो इसे कहते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये दोनों जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से ही होते हैं कि ऊपर सिग्नल भेज दिया जाता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल नीचे आता है, या सैटेलाइट पे सिग्नल भेजा जाता है, सैटेलाइट से जो है सिग्नल नीचे की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। Thus, we have the following mode of space communication. नंबर 1 है ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपेगेशन। नंबर 2 है स्पेस वेव और ट्रोपोस्फियरिक वेव प्रोपेगेशन। नंबर 3 है स्काई और आयनोस्फियरिक वेव प्रोपेगेशन। एंड नंबर 4 है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये 4 तरीके हैं वेव प्रोपेगेशन के, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले आता है ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपेगेशन। Ground or surface wave propagation is a mode of wave propagation in which the ground has a strong influence on the propagation of signal waves from the transmitting antenna to receiving antenna। तो इस मोड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये बताया गया कि ग्राउंड का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल वेव्स के ऊपर, कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक। इन दिस फिनोमिना द सिग्नल वेव ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो सिग्नल है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है ग्लाइड करता है, मतलब लुढ़कता है, ऐसे जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। वाइल प्रोग्रेसिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्राउंड वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड एंड बेंड्स राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो आगे बढ़ते हुए क्या करता है, ये इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के अंदर इंड्यूस करंट पैदा कर देती है, क्योंकि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ये, और ग्राउंड के अंदर भी मैटर होता है काफ़ी, तो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पे। एंड बेंड्स राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर से ये ऐसे लुढ़कती हुई जाती है, मतलब वहाँ पे बेंड हो जाती है ये। Due to it, the energy of ground wave is gradually absorbed by the earth and the power of the ground wave decrease with the increase in distance from the transmitting station। तो जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ती है तो अर्थ के थ्रू इसकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इसकी पावर बहुत कम हो जाती है जैसे जैसे ट्रांसमिटिंग स्टेशन से दूर जाते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ पावर ऑफ ए ग्राउंड वेव इज़ कॉल्ड एटीन्यूएशन। तो इस पावर कम होने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं एटीन्यूएशन, क्योंकि जब वेव ग्राउंड पे चलेगी तो ग्राउंड पे तो बहुत सारी ऑब्स्टकल है, रुकावटें हैं। मान लो ज़मीन के ऊपर सिग्नल चल रहा है टावर से लेके हमारे घर तक, तो बीच में बिल्डिंग्स भी हैं और चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसी को एटीन्यूएशन कहते हैं। Since the loss of power in a ground wave during propagation increases readily with the increase in the frequency of the signal wave as well as with the increase in distance from the transmitter antenna, कि जो लॉस पावर का है ग्राउंड वेव के अंदर ड्यूरिंग प्रोपेगेशन, मतलब उसके मोशन के दौरान वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी वेव की इंक्रीज़ करते हैं, और जो है उसका डिस्टेंस ट्रांसमीटर एंटीना से दूर होता है, वैसे वैसे पावर लॉस बढ़ता जाएगा। हैंस द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज यूजफुल फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव्स। तो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ही काफ़ी यूज़फुल है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हम भेजेंगे तो उनका पावर लॉस एटीन्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, रफली फ्रॉम 530 किलो हर्ट्ज़ टू 1710 किलो हर्ट्ज़। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल्स हैं उन्हीं को ट्रांसमिट किया जाता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के थ्रू, दैट टू फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और वो भी कम डिस्टेंस के लिए, अबाउट फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। देयरफॉर द ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन इज नॉट सूटेड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव एंड फॉर वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। तो इस वजह से ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन का हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए और ज़्यादा दूर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज जनरली यूज फॉर
लोकल ब्रॉडकास्टिंग, तो ये छोटे से रीजन के अंदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है एज ए मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस, जो मीडियम वेव के लिए यूज़ किया जाता है। द पार्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड corresponding to frequencies from 530 kHz to 1710 kHz is called medium wave band। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड का जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है उसे कहते हैं मीडियम वेव बैंड, MW बैंड। द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ट्रांसमीटर। अगर ट्रांसमीटर की पावर को बढ़ा दिया जाता है तो पावर सिग्नल भेजा जाएगा जिससे उसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी बैंड LF एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड MF बट नॉट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इसको लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए ही यूज़ किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो ये आपका ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपेगेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से लर्न करना है और मेमोराइज करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।